Okay, so what should be the definition of inverse function? Like I told you कि इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल है, कि इनवर्स फंक्शन में क्या होना चाहिए कि अगर कोई आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन, दिस फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू, है ना। मीन्स वन वन मतलब क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एटलीस्ट वन इमेज, या फिर बोल सकते हैं कि वन वन करस्पॉन्डेंस होना चाहिए सेट ए और सेट बी के बीच में, यानी डोमेन और कोडोमेन के बीच में। सेकेंड ऑन टू क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड हैव एटलीस्ट वन इमेज इन सेट ए, कम से कम एक इमेज सेट ए में होनी चाहिए। ये हो गया वन वन और ऑन टू। अगर ऐसा रहा तो आपका एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि नॉर्मल अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका इनवर्स फंक्शन रहेगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू रहेगा तब। और एक चीज याद रखिए कि जब फंक्शन वन वन और ऑन टू मीन्स अगर कोई इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो डोमेन, नॉर्मल फंक्शन का डोमेन बिकम्स कोडोमेन हियर, और इधर का कोडोमेन क्या बन जाएगा, इधर डोमेन बन जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एफ है, नॉर्मल फंक्शन की मैपिंग है ए से लेके बी तक, तो एफ इनवर्स की मैपिंग क्या रहेगी, एफ इनवर्स की मैपिंग रहेगी बी से लेके ए तक। दैट्स इट। ये आपका रहेगा नॉर्मल फंक्शन, ये आपका नॉर्मल फंक्शन रहेगा, जो कि क्या होने वाला है, ये नॉर्मल फंक्शन आपका क्या रहेगा, वन वन और ऑन टू रहेगा। बार बार मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, नॉर्मल फंक्शन क्या रहना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू। तो ये जो एफ इनवर्स है, ये क्या है, हमारा इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन जिसमें, ये इनवर्स फंक्शन जिसमें हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या हो गया बेटा, शफल हो गया, शफल। देख लो, ए से बी था, अब बी से ए चले गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर थ्योरम। तो थ्योरम कैसे आता है, थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, याद रखना। इसके पहले एक थ्योरम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, कंपोजिट फंक्शन वाला। सेम एज इट इज आपका ये थ्योरम भी उसी के जैसा है, कंपोजिट फंक्शन जैसा ही ये भी थ्योरम प्रूफ होने वाला है। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, ये क्या बोलता है, सपोज आपका एक कोई फंक्शन है, सपोज यू हैव अ फंक्शन, सपोज y इज इक्वल टू, आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या, कि हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मतलब y अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, तो हम dy बाय dx आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू f ऑफ x is what is a differentiable, is a differentiable function of x। याद रखना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बदौलत ही आपको क्या मिलेगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एग्जिस्ट। याद आया कुछ, कंपोजिट फंक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा गया है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू आती है, और वैल्यू कितनी, तो dy बाय dx आती है। ऐसा उसका कहने का मतलब है, जो कि हमने कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम में पढ़ा था। ओके, आगे अगर कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम नहीं पता होगा, तो वो भी, उसकी भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिए। ओके, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, हमारा यहाँ पर एक पहला हो गया। एंड उसी के साथ में क्या बोला है उसने, एंड y इज वन वन, y इज, ये जो फंक्शन गिवन है उसमें दिया है y इज वन वन, वन वन एंड ऑन टू, एंड ऑन टू डेफिनेशन सभी को पता है वन वन एंड ऑन टू की। Also there is one condition given over here, that is dy by dx, dy by dx not equal to zero, dy by dx is not equal to zero। अब dy by dx not equal to zero क्यों है, ये आगे का स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा, तो ये कंडीशन आपको आसानी से पता चल जाएगी। इसके बाद देखो क्या क्या लिखा है, also also if x is equal to f इनवर्स ऑफ y, यानी ये क्या है हमारा, ये इनवर्स फंक्शन है।
ये जो दिया है ना x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ऑल्सो दिस इज, क्या बोला इसने, ऑल्सो इफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y is differentiable, is differentiable, is differentiable, then उसने इसका क्या कर दिया, अब डिफरेंशिएबल है तो क्या निकालेगा, डेरिवेटिव। तो डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x, ऐसा बोला है इसने। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि और में क्या प्रूफ करना है आपको, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय डी एक्स, 1 अपॉन dy बाय डी एक्स। एक मिनट, यहां पर dx बाय dy चाहिए था, जस्ट अ मिनट, ये हाँ, यहाँ क्या चाहिए, dx बाय dy, ऐसा इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। ओके, ये कंडीशन। अब मुझे एक बात बताइए, आपको पहले ही एक स्टेटमेंट दिया गया था और वो स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट ये था, ये dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0, याद आया। अब ये क्यों दिया था, अच्छे से हमारा प्रूफ देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है, जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है। ये प्रूफ में ये पता चलता है कि आपका जो dy बाय डी एक्स है वो डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या होगा, फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। लेकिन हम हमेशा कौन सा फंक्शन कंसीडर करते हैं, हम रियल वैल्यूड फंक्शन कंसीडर करते हैं, और ऐसा फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन की जाती है, और वो कंडीशन क्या होती है, दैट यहाँ पर ऐसे लिख के, वेयर dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये आपको प्रूफ करना है, यानी आपका क्लेम है ये आपका जो ग्रीन कलर में है ना, ये क्लेम है, यानी टू प्रूफ। इसका मतलब अगर आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसका इनवर्स फंक्शन रहेगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, और जब आप x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा dx बाय dy, जिसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 1 अपॉन dy बाय dx आनी चाहिए। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसे प्रूफ कैसे करना है वो देखिए। सो फार हमने थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव का स्टेटमेंट देखा, और ये स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, तो y क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए, और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y डिफरेंशिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx होगा, जहां पर dy बाय dx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, दैट्स इट। और ये भी बोला गया था कि कोई फंक्शन इनवर्स होने के लिए दो कंडीशन लगती है, एक तो 1 1 और दूसरी ऑन 2, दैट्स इट। ये हमने देखा। स्टेटमेंट देखने के बाद हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट का, और स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए वापस से हमें वही सारे स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, लाइक कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि जितने भी यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, अभी यहाँ पर आई थिंक सो कि हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट इनमें इंक्रीमेंट कंसीडर करना, कि अगर आपका पॉइंट कंसीडर कर रहे हो आप x, तो उसमें एक छोटा सा इंक्रीमेंट, अब वो छोटा सा इंक्रीमेंट होता है डेल x। ये इंक्रीमेंट ऐसा होता है डेल x कि इसको अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल में ऐड करोगे या उसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो ओरिजिनल वेरिएबल को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसे हम डेल्टा नेबरहुड भी बोल सकते हैं, द कलेक्शन, वो छोटा सा एक नेबरहुड होता है जिसके सारे पॉइंट करस्पॉन्ड करते हैं उसी को, उसी पॉइंट को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, लेट जितने वेरिएबल रहे उतने इंक्रीमेंट लेना है, सिंपल सी बात है। तो लेट डेल एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, ये हो गया पहला।
अब सिमिलरली क्या करोगे आप, दूसरे वेरिएबल का लिखोगे, मतलब y इंक्लूड हुआ है, तो लेट डेल y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। अगर आपको ये इंक्रीमेंट वाला कंसेप्ट नहीं समझता है तो यहाँ पर एक रफ में देखिए क्या बता रहा हूं मैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 2 और मैंने एक नंबर लिया 0.00001। अब मुझे बताइए, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, यानी ये हो गया हमारा वेरिएबल x और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट डेल x। अब इंक्रीमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट इज नथिंग बट x प्लस डेल एक्स, करेक्ट है, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद आपका एडिशन होगा 2.00001, करेक्ट है। अब ये 2.00001 अप्रोक्सीमेटली किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये करस्पॉन्ड कर रहा है 2 को, है ना। इसका मतलब ये इंक्रीमेंट अगर मैं ऐड करूं टू में या मैं सब्सट्रैक्ट करूं 2 में, वो दोनों भी किसको करस्पॉन्ड करेगा, उसका करस्पॉन्डेंस जाएगा किसके तरफ, सिर्फ और सिर्फ 2 के तरफ। यानी ये इंक्रीमेंट इतना छोटा है कि वो टेंड्स टू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज दिस इंक्रीमेंट इज, यहां पर लिख देंगे एज दिस increment is very small, very very small, very small, therefore del x टेंड्स टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 के तरफ जा रही है, एग्जैक्टली 0 नहीं लेकिन 0 के पास जा रही है। यानी एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, देखो 0.00000 कश्मीर तक लिखो 00 और लास्ट में 1 दे दो, या फिर 0.00 कन्याकुमारी तक लिखना नागपुर से और फिर लास्ट में 1 दे देना। इन सभी का मतलब एक ही है कि ये वैल्यू क्या हो रही है, टेंड्स टू 0 हो रही है, लेकिन वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ गए। तो यहां पर मैंने लिखा डेल एक्स टेंड्स टू 0। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, डेल वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है, तो डेल एक्स टेंड्स टू 0 आया और डेल वाई भी टेंड्स टू 0 आ गया। क्लियर, ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर क्या करना, हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वापस आप अपना स्टेटमेंट देखो। अब आपके पास ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट को आपको यूज करना है और ये स्टेटमेंट आपको इंक्रीमेंट के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ डी आया है, dx dy, तो आपको dx dy कंसीडर नहीं करना है, आपको डेल एक्स और डेल वाई कंसीडर करना है। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कंसीडर द इंक्रीमेंटरी फॉर्म, ऐसा बोल सकते हो आप, या फिर वी हैव करके भी बोल सकते हो। तो बोलते हैं कि वी हैव क्या है हमारे पास, तो इसके पहले ये लिखने, ये ग्रीन वाला जो है, ये लिखने के पहले आपको एक चीज लिखना है कि ये जो dy बाय डी एक्स है, अगर मैंने इसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी ना। तो हम यहां पर लिखेंगे वी हैव dx बाय dy, सॉरी इंक्रीमेंट में लिखना है तो ये आएगा डेल एक्स बाय डेल वाई क्रॉस डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा होता है, ऐसा उसने बोला है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये स्टेप कहां से लिखी हमने, बस ये ग्रीन वाली स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर में dy बाय डी एक्स आया है उसको उधर शिफ्ट किया। बस लिखते वक्त आपको इंक्रीमेंट के फॉर्म में लिखना है, जो कि मैंने लिख के दिया है। अगर आपका आप ऐसा लिख सकते हो, ये अगर आपको पता है कि ये इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है लाइक ऐसा, x डॉट एक्स इनवर्स, यानी एक फंक्शन नॉर्मल वाला और उसके आगे उसका इनवर्स फंक्शन होता है, तो क्या लिखते हैं हम, आंसर 1 लिखते हैं, है ना। वैसे ही ये स्टेटमेंट आया, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं यहां से, डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स। अब आप अच्छे से देखो, वापस से ग्रीन वाला जो हमारा इक्वेशन था या एक्सप्रेशन था वो वापस आ गया ना, देखो। बस ये डी में नहीं है, यानी ये डेल में है, इंक्रीमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, दैट्स इट।
अब आपको एक चीज याद रखना कि वो चीज है, यहाँ पर ये लिख के देता हूं मैं रफ वर्क में, कि अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इंक्रीमेंट से, इसका मतलब आपके पास जैसे आपको निकालना है y इज इक्वल टू एक एफ ऑफ एक्स है और आपको dy बाय डी एक्स निकालना है, ये y से dy बाय डी एक्स निकालना है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास डेल y बाय डेल एक्स है और ये डेल y बाय डेल एक्स से आपको dy बाय डी एक्स लिखना है। तो डेल y बाय डेल एक्स का कन्वर्जन dy बाय डी एक्स में हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या चाहिए, एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए। देखो y इज ऊपर y है नीचे x है, तो y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये पहली चीज, ये एक जरूरत है। सेकंड क्या जरूरत होती है, लिमिट की, यानी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल y बाय डेल एक्स, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स इट, ये एग्जिस्ट करना, दैट्स इट, बस ये दो चीज अगर आपके पास रही, यानी उसकी लिमिटिंग वैल्यू और वो डिफरेंशिएबल, तो आप डेल वाई बाय डेल एक्स का कन्वर्जन डी वाई बाय डी एक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल था, इसकी बदौलत आप प्रूफ कर सकते हो। अब कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या चाहिए दोनों साइड में, लिमिट, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड। याद रखना लिमिट सिर्फ एक साइड नहीं दी जाती, अगर वो देते हैं तो दोनों साइड में देना पड़ता है। तो मैंने डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड मैंने लिमिट ले ली। अब आप लोगों में से बहुत लोगों ये सोच रहे होंगे कि सर लिमिट लेने की क्यों जरूरत थी यहाँ पर, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया ना, आपका एम डेल एक्स और डेल वाई के साथ खेलना नहीं है, हमें एक्चुअली डीएक्स और डीवाई चाहिए। वो डीएक्स और डीवाई में कन्वर्जन कब होगा, जब लिमिट रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिमिट लिया है। ठीक है, अब लिमिट लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर रहेगा डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू, इधर भी क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, टेंड्स टू है, ये टेंड्स टू यानी उसकी वैल्यू जीरो के पास जा रही है, टेंड्स टू जीरो वन अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स। और एक चीज याद रखिए कि लिमिट, लिमिट जो है ना, कहीं भी किसी भी समय क्या होती है, सेपरेट हो जाती है। इसका मतलब अभी यहाँ पर क्या होगा, लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट होगी, बट न्यूमरेटर में तो वन है, वहां वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं तो लिमिट डालने की जरूरत नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, उसके बाद डेल क्या रहेगा इधर, डेल एक्स बाय डेल वाई, डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट, एक मिनट, न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में लिमिट सेपरेट होगी ना, तो वन अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। अब ये जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट में आपको थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ लोचा कहाँ कहाँ हुआ है। अच्छे से देखो, आपको लोचा समझ में आ जाएगा। मतलब ये अगर डेल एक्स है, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो आपका वेरिएबल भी डेल एक्स चाहिए था, है ना, पर यहाँ पर क्या हो गया है, एक है डेल वाई और एक है डेल एक्स। इसका मतलब हमारे सामने जो कठिनाई है वो आती है लोचा। ठीक है, अब देखो बाजू वाला, देखो बाजू वाला ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट करके देता हूं। ये देखो बाजू वाले टर्म में यहाँ पर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है और यहाँ भी डेल एक्स है, मतलब ये तो सही है। इसका मतलब लिमिट जिस वेरिएबल में दी है, वेरिएबल जो वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में होता है वही वेरिएबल में लिमिट चाहिए, है ना। अब ये कैसे करेंगे, तो हमारा पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट जो हमने लिखे थे वो ये लिखे थे कि डेल एक्स भी टेंड्स टू जीरो है और डेल वाई भी टेंड्स टू जीरो है। इसका मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों भी स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या, एज, ज्यादा तो टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ इतनी सिंपल सी है, एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, हम क्या बोल सकते हैं, एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, है ना, since del x and del y both are what, both are small increment,
दैट्स इट, स्मॉल इंक्रीमेंट। बहुत ही आसान था, ये छोटे इंक्रीमेंट होते हैं इसीलिए ये होता है। तो ये लोचा जब भी आया ऐसा हर क्वेश्चन में आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंपोजिट फंक्शन में भी आता है, पैरामेट्रिक में भी आता है, इनवर्स फंक्शन में भी आता है, तो आपको टेंशन, सभी एक ही जैसे सॉल्व होते हैं। आप देखिए कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम उठा के, वहां पर भी हमने ऐसे ही कंसीडर किया है। तो अब क्या करेंगे, जहां डेल एक्स आया है वहां पर हम क्या लिखेंगे, डेल वाई को अपॉइंट करेंगे, है ना। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अबव वाला, देयरफॉर यू गेट लिमिट डेल वाई, वाई लिखना पड़ेगा ना, अभी हमने चेंज कर दिया ना बेटा, डेल वाई टेंड्स टू जीरो, यहां पर आएगा डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू वन अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये इक्वेशन के बाद क्या करना ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी रास्ते बंद हो गए, तो वापस हम रास्ते जब बंद हो जाते हैं ना, क्वेश्चन के पास जाना, क्वेश्चन मदद करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपना थ्योरम का स्टेटमेंट कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जानते हो आप, मैंने आपको हिंट दिया था एक, कि अगर ऐसा स्टेटमेंट रहा और लिमिट रही तो उसको आप कन्वर्जन कर सकते हो dy बाय dx में, याद आया। इसका मतलब क्वेश्चन से हमें क्या मिलेगा, बट या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, सिंस ऐसा लिख सकते हो, सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएबल इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये आपको दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ऐसा दिया है। इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब ये है कि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला जा सकता है। मतलब ये जो इधर डिनोमिनेटर में टर्म दी है, ये क्या करेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो ग्रीन कलर का है ना, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट क्यों एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इसी को मैं और आपको लिख के देता हूं अच्छे से, कि देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, या फिर डैट इज करके लिख सकते हैं, डैट इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट करेगा तो उसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। और वैल्यू कितनी आएगी, देयरफॉर करके लिख के देता हूं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, डी वाई बाय डी एक्स। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू सिंपली उठा के वो ग्रीन कलर के बॉक्स में फेंक दो। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स बाय डेल वाई होगा, डेल एक्स बाय डेल वाई, डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, इतना आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आरएचएस में जो वैल्यू आई है वो क्या है, मीन्स एग्जिस्ट करके वो वैल्यू आई है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरली यहाँ पर और एक कंडीशन ऑल्सो हियर, dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन है यहाँ पर, ओके। इसका मतलब एज मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं कि एज अगर dy बाय dx नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी dx बाय dy अगर, सॉरी dy बाय dx नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या होगा, 1 अपॉन dy बाय dx क्या करे, अगर वो जीरो नहीं है तो वो क्या करेगा, 1 अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, लेकिन dy बाय dx क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वी कैन से दैट 1 अपॉन dy बाय dx जो है वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा।
है ना, एग्जिस्ट करेगा एंड उसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी, एंड इट इज फाइनाइट, फाइनाइट उसकी कोई वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं क्लियरली, क्लियरली, क्लियरली LHS एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, है ना। देयरफॉर, देयरफॉर RHS ऑल्सो, ऑल्सो एग्जिस्ट्स। ठीक है, इसका मतलब RHS में क्या है, RHS में ये वाली टर्म है जो अंडरलाइन की मैंने, देखो हम इसीलिए बोल सकते हैं RHS के जगह पे लिखो, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स बाय डेल वाई, ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो उसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। और वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, तो बोलेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू आप कहां पुट करोगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स बाय डेल वाई की जगह पे डी एक्स बाय डी वाई लिखना है। इसका मतलब आपको मिलेगा डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, वेयर dy by dx is not equal to 0, that's it, हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट आया, इसका मतलब हमने थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। तो बस आपको इतनी चीजें याद रखना है कि आपका अगर आपको किसी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का कन्वर्जन अगर आपको डी एक्स बाय डी वाई या डी वाई बाय डी एक्स में करना है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट ढूंढना कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, और उसके बाद आप लिमिट वाली चीज ढूंढ के आप उसको क्या कर सकते हो, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट करके बोल के उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन का थ्योरम का प्रूफ था। ठीक है, तो वापस से एक बार रिकॉल कर लीजिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन था, वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो एक इनवर्स फंक्शन रहेगा। ये इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx होना चाहिए, जहां पर dy बाय dx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि जितने वेरिएबल है उतना इंक्रीमेंट कंसीडर करना, ये इंक्रीमेंट बहुत ही छोटा होता है, ये छोटा है इसीलिए टेंड्स टू क्या है, 0 है। फिर क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था उसी को, प्रूफ को आप इंक्रीमेंट में लिखिए, इंक्रीमेंट में लिखने के बाद आपको क्या लेना है, लिमिट लेना है दोनों साइड। लिमिट क्या होती है, सेपरेट होती है हर जगह। फिर अगर कहीं पर लोचा होता है, मतलब वेरिएबल और लिमिट का जो है वो चेंज होता है, तो उसे आप सेम करिए। ठीक है, यानी लिमिटिंग वैल्यू उसकी सेम होनी चाहिए। वो सेम आने के बाद वापस क्वेश्चन के पास चाहिए, वहां पर एक स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, जैसे कि वहां पर एक दो स्टेटमेंट, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल, ये स्टेटमेंट ढूंढिए, वो स्टेटमेंट लिखिए और उसका यूज करिए। जब ये स्टेटमेंट लिखा होता है, इसका मतलब उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो वेरिएबल की, वो एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी तो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, तो सिंपल डेल का कन्वर्जन डी में करना है, तो डेल वाई बाय डेल एक्स का कन्वर्जन डी वाई बाय डी एक्स में हो गया। जब उसका कन्वर्जन डी वाई बाय डी एक्स में हो गया, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। फिर उसको बोलिए कि वो वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो पूरा का पूरा LHS एग्जिस्ट करेगा, अगर पूरा का पूरा LHS एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियस केस है RHS इज इक्वल टू एग्जिस्ट आएगा। इसका मतलब RHS ऑल्सो एग्जिस्ट, RHS में जो वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट, और RHS में कौन सी वैल्यू है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाय डेल वाई, तो ये भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर ये एग्जिस्ट किया तो इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, dx बाय dy आएगी, है ना। वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपका आंसर आपकी प्रतीक्षा करेगा, पक्का। नहीं किया तो फिर से पढ़ लो, करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके।